गरीब ब्लाउज मेहंदी वाली। अंकिता अपने पापा राजेश के साथ एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। अंकिता की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और अंकिता के पिता राजेश अक्सर बीमार रहा करते थे। अंकिता बचपन से ही बहुत मेहनती थी। वो घर संभालने के साथ अपने पापा की दवाइयाँ और उनका खर्चा उठाती थी। अपने पापा को जोर जोर से खांसते हुए देखकर अंकिता कहती है, पापा, आज आपकी तबीयत फिर से खराब हो गई है। ऐसा करते हैं, आज हम चेकअप के लिए अस्पताल चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, इतनी दिक्कत भी नहीं है। तुम अपने काम पर चली जाओ। तुम एक साथ इतना सब कुछ संभालती हो। अगर काम पर नहीं जा पाई तो इस महीने का घर का खर्च बजट फिर से बिगड़ जाएगा। पापा, अगर मैं एक दिन दुकान नहीं गई तो पहाड़ नहीं गिर जाएगा। वैसे भी मैं ये सब आपके लिए ही तो कर रही हूँ। आपकी तबीयत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अंकिता अपने पापा को दिलासा देने के लिए ऐसा बोल तो देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दोनों ही जानते थे कि उन्हें पैसों की कितनी जरूरत है। अंकिता बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ आर्ट, ड्राइंग और कढ़ाई बुनाई में भी बहुत अच्छी थी। बड़े होकर अपने पापा का सहारा बनने के लिए उसने ब्लाउज पर डिजाइन करना और शादी ब्याह वगैरह में मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद ही उसने अपना काम करने के लिए एक बुटीक के अंदर छोटी सी जगह किराए पे ले ली। अगले दिन काम पर। और सुनाओ, कल काम पर क्यों नहीं आई थी? कुछ नहीं, बस पापा की तबीयत खराब थी तो उन्हें अस्पताल लेकर गई थी। तुम बताओ, दुकान पर कोई ग्राहक आया? नहीं, मुझे तो लगता है दिन प्रतिदिन तुम्हारा काम ठप होता जा रहा है। तो इतनी मेहनत करके ब्लाउज पर डिजाइन बनाती है, ना तो वो बिकते हैं और मेहंदी लगवाने के लिए शादियों का सीजन भी तो नहीं है। क्या कर सकते हैं, जो भी टूटी फूटी आमदनी आती है वो इसी से आती है। पापा की दवाइयाँ और इलाज का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं आता ये सब कैसे हैंडल करूं। एक दिन अंकिता की दुकान में एक फॉरेनर मेहंदी लगवाने आती है। इस समय शादियों का सीजन तो नहीं था, लेकिन क्योंकि वो फॉरेनर थी तो उनके रिवाजों के हिसाब से उनकी शादी थी, पर वो अपनी शादी में इंडियन टच चाहती थी। क्या तुम मुझे एक अच्छी सी मेहंदी डिजाइन लगा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी लगा देती हूँ। सोफिया को अंकिता का लगाया हुआ डिजाइन बहुत पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करते नहीं थकती। अब वो उससे बहुत खुश होकर उसकी दुकान से कुछ और सामान भी खरीद लेती है। सोफिया को अंकिता के बनाए हुए डिजाइनर ब्लाउज भी बहुत पसंद आए। तुम्हारे डिजाइन्स तो वाकई ही मार्केट में सबसे हटके हैं। तुम एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो। अगर मुझे फ्यूचर में कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। अंकिता खुशी खुशी सोफिया को अपना नंबर दे देती है, लेकिन अब सोफिया के बाद उसकी दुकान में 2 महीने से कोई भी ग्राहक नहीं आया था और अंकिता समय से दुकान का किराया भी नहीं भर पा रही थी। अब दुकान का मालिक उसे खाली करने के लिए धमकियां देने लगा था। 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास, मेरी दुकान का किराया दिया तो ठीक, वरना मेरी जगह खाली करो। और भी बहुत ग्राहक है मेरे पास। जी, मैं आपका किराया जल्दी ही भरने की कोशिश करती हूँ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दुकान पे तो वैसे भी कोई नहीं आता। एक काम करो, तुम अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। अब दुकानदार की धमकियों से अंकिता और भी टेंशन में आ जाती है। वो लोग तो पहले से ही बहुत गरीब थे
और उसके ऊपर अपने बाबा और बाकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। अब वो रात दिन यही सोच रही होती है कि बिना किसी कमाई के वो इन सब कामों को कैसे पूरा करेगी। अगले दिन अंकिता दुकानदार से कहती है, मैं पूरे पैसे तो नहीं जुटा पाई, लेकिन इसमें मेरी सारी सेविंग मिलाकर 2 महीने का किराया है। इतना सुनते ही रिंकू अंकिता का सारा सामान निकालकर बाहर फेंकने लगता है और बोलता है, मुझे मेरा अब तक का सारा किराया चाहिए। ये रोज रोज का खेल यहाँ पर नहीं चलेगा। इतना बेइज्जत होने के बाद अंकिता अपना सारा सामान उठाकर वहां से चली आती है। अंकिता को रोज रोज की टेंशन खाई जा रही थी कि आगे सब कैसे होगा। अपने इस खाली समय में वो अपने पापा का ध्यान रखती और बैठे बैठे किताब में कुछ नए नए डिजाइन बनाती रहती। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे उदास नहीं होते। भगवान ने जरूर तुम्हारे लिए इससे भी कुछ अच्छा सोचा होगा। तभी उसे एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? अंकिता, मैं सोफिया बोल रही हूँ। याद है, मैं कुछ दिनों पहले तुम्हारे पास मेहंदी लगवाने आई थी। दरअसल मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी थी। सोफिया की ऐसी बातें सुनकर अंकिता को लगता है कि आखिरकार उसे ऐसा क्या काम है, लेकिन फिर भी वो मिलने के लिए हाँ कर देती है। 2 दिन बाद सोफिया अंकिता से मिलने उसके घर आती है। मैंने तुमको इसलिए फोन किया था क्योंकि मैं तुमको एक नौकरी ऑफर करना चाहती हूँ। नौकरी की बात सुनकर अंकिता बहुत ज्यादा चौंक जाती है। पर मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और ना ही मुझे इंग्लिश आती है, तो फिर आप मुझे नौकरी क्यों देना चाहती हैं? दरअसल बात यह है कि मैं एक कपड़े डिजाइन करने वाली कंपनी में काम करती हूँ, और जब मेरे बॉस ने तुम्हारे बने हुए ब्लाउज और बाकी सामान के डिजाइन्स को देखा तो उन्हें वो बहुत पसंद आए। वो चाहते हैं कि तुम हमारी कंपनी में कपड़े डिजाइनर की तरह काम करो। अंकिता को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। उसे ये सब कुछ बिल्कुल किसी सपने की तरह लग रहा था। अंकिता जॉब करने के लिए मान जाती है और इस जॉब में उसको उसके मुंह मांगे पैसे मिलते हैं। तुम आज तक की सबसे बेस्ट डिजाइनर हो। तुम्हारा डिजाइन किया हुआ एक एक कपड़ा मार्केट में मिनट के हिसाब से बिक जाता है। ये तो आपका विश्वास है मुझ में और ये आपका बड़प्पन है। अब अंकिता अपनी मेहनत के दम पर डिजाइनिंग की दुनिया में अपना बहुत नाम कमा लेती है। अब उसकी हालत पहले जैसे गरीब नहीं थी। उसके पास अपनी गाड़ी, अपना मकान था। एक दिन वो अपनी गाड़ी से अपने गांव वाले पुराने घर आती है। अनीता के गांव वाले उसका बड़े जोरों शोरों से उसका स्वागत करते हैं। गांव वाले राजेश से कहते हैं, तुम्हारी बिटिया ने वो कर दिखाया जो आज तक हम में से कोई नहीं कर पाया। राजेश, तुम्हारी बेटी सारे गांव के लिए एक प्रेरणा है। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। मैं हमेशा से जानता था कि तुम एक बहुत ही समझदार और साहसी लड़की हो। आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कुछ देर के बाद अंकिता उस बुटीक की पुरानी दुकान पर जाती है जहां पहले वो काम करती थी और अपनी पुरानी दोस्त रीता से भी मिलती है। मुझे तो तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। तभी उसे वहां पर बुटीक का मालिक रिंकू दिखाई देता है और वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में थमा देती है। ये लो, आपका 3 महीने का किराया ब्याज के साथ। आपने मेरी मुश्किल समय में बहुत मदद की, लेकिन किसी गरीब को चंद पैसों की वजह से जलील करना नहीं चाहिए था। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप मुझे उस समय नहीं निकालते तो आज मैं इतनी बड़ी डिजाइनर न होती। ऐसा कहकर अंकिता अपने पिता राजेश को लेकर वहां से चली जाती है। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ आज कहीं काम मिलता है या नहीं, लेकिन आज तुम यहीं रहना, मेरे पीछे मत आना, अपनी रोटी खाओ और यहीं बैठे रहना। कुत्ता लगातार गौतम की ओर देख रहा था। अब ऐसे क्या देख रहा है, आज एक ही रोटी है मेरे पास, रात की, वो भी आधी तेरी है और आधी मेरी, बस और मत मांगना मुझसे। कुत्ता चुपचाप रात की बची रोटी खाने लगता है। गौतम भी रात की सूखी रोटी खाता है। अपने हाथ में से वो एक थैला लेकर घर से निकल जाता है। थोड़ा आगे जाकर जब गौतम पीछे मुड़कर देखता है तो कुत्ता उसके पीछे पीछे आ रहा था। अरे मोती, तुम्हें बोला था ना कि घर पर ही रुकना, मेरे साथ जाकर क्या करोगे? गौतम का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेला एक झोपड़ी में रहता था। उसके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था। ये कुत्ता कुछ महीने पहले ही उसकी झोपड़ी पर आया था। तब से वो यहीं पर रह गया और वो यहाँ से कहीं नहीं गया। गौतम के साथ वो बहुत खुश था। गौतम उसे प्यार से मोती बुलाता था। अब गौतम कहीं भी जाता तो मोती उसके साथ ही जाता था। गौतम अपने खाने में से कुछ हिस्सा उसे देता और कुछ खुद खाता। गौतम के पास कोई काम तो नहीं था, लेकिन जब उसे काम मिलता उस दिन तो वो दोनों भरपेट खाना खा लेते। लेकिन जिस दिन काम नहीं मिलता तो दोनों को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, गौतम एक दुकान पर जाता है। मोती, तू बाहर ही बैठ, इतनी बड़ी दुकान है, यहाँ तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, मैं अभी आता हूँ। भाई, कोई काम मिलेगा क्या? अरे चल भाग यहाँ से, अपनी शक्ल देखी है भिखारी कहीं का। दुकान का मालिक गौतम को दुकान से बाहर निकाल देता है। देख लो, ये लोग काम भी शक्ल देख कर देते हैं। यहाँ खाने को तो पैसे हैं नहीं, अपनी शक्ल कैसे सुधारूं? और सूट बूट पहनने के लिए अगर पैसे होते ही तो क्या मैं इनके पास काम मांगता? पता नहीं भगवान ने आज का खाना हमारे हिस्से में लिखा भी है या नहीं। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। आगे गौतम को एक सेठ मिलता है। साहब, कोई काम है क्या करने वाला? मुझे काम की बेहद जरूरत है। मेरा एक लीची का बाग है। मुझे अपने बाग की गुड़ाई और पुराने पेड़ों की कटाई करवानी है। क्या ये सारा काम तुम कर पाओगे? हाँ हाँ, मैं सारा काम कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। और ये तुम्हारा कुत्ता है? जी साहब, ये मोती है, ये मेरे साथ ही रहता है। सेठ गौतम को अपना बाग दिखाता है। ये है मेरा लीची का बाग। इन सब पेड़ों की गुड़ाई करके इनमें अच्छे से खाद डालनी है और इनकी जो टहनियां सूख गई है उन्हें उतार देना, और वो सामने जो एक पेड़ सूख गया है उसे भी काट देना। और हाँ, अपने कुत्ते को संभाल कर रखना, मेरा कोई नुकसान न करे। साहब, आप इसकी चिंता मत करें, ऐसा कुछ नहीं करेगा ये। गौतम काम पर लग जाता है और सारे पेड़ों की गुड़ाई करता है और उन्हें अच्छे से खाद देता है। अरे, ये पेड़ सूख गया है, सेठ जी ने बोला था कि सूखे पेड़ों को काट के हटा दूं। गौतम जैसे ही पेड़ को काटने लगता है, अरे इतना बड़ा पेड़, इसे कैसे काट दूं? अभी इसकी शाखा पूरी तरीके से सूखी नहीं है। अगर मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूं तो ये पेड़ बच सकता है। गौतम इस पेड़ को अच्छे से खाद डालता है और पानी भी डालता है। शाम तक मालिक खेत में आता है। अरे तुमने ये सूखा हुआ पेड़ अभी तक क्यों नहीं काटा? सेठ जी, मैंने इस लीची के पेड़ की कुछ शाखाएं अभी भी हरी देखी तो मैंने इसे अच्छे से खाद डाल दी। देखना, कुछ ही दिनों में ये भी फिर से हरा भरा हो जाएगा। काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। सेठ उसे 50 रुपए देता है। सेठ जी, मैंने यहाँ पूरा दिन काम किया है और आप मुझे सिर्फ 50 रुपए दे रहे हो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
50 रुपए में तो कुछ भी नहीं आएगा। अरे पैसे लेने हैं तो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें काम दिया है और तुम मुझसे ही जुबान लड़ा रहा है। चल भाग यहाँ से। गौतम चुपचाप वहां से चला जाता है। सेठ अपने बाग में घूम रहा था और वो सब काम अच्छे से देख रहा था। तभी एक सूखी लकड़ी उसके पैरों में फंस जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। मर गया। अरे मेरा पैर टूट गया, कोई मुझे बचाओ। सेठ की आवाज सुनकर गौतम भाग कर आता है। क्या हुआ साहब जी, आप ठीक तो हो ना? अरे मेरा पैर मुड़ गया, पास ही डॉक्टर की दुकान है, मुझे वहां तक लेकर चलो। गौतम सेठ को डॉक्टर के पास ले जाता है। पैर की हड्डी टूट गई है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप कर दीजिए। गौतम अपने कुत्ते के साथ अस्पताल के बाहर बैठ जाता है। अगली सुबह सेठ को होश आता है। आपके पैर का ऑपरेशन हुआ है, आपको 2 महीने तक रेस्ट करना होगा। वो तो अच्छा हुआ वो लड़का आपको समय पर ले आया। आखिर कौन है वो पूरी रात जो अपने कुत्ते के साथ उस बेंच पर बैठा रहा था? क्या वो अभी भी यही है? अगर है तो आप उसे बुला दो। डॉक्टर गौतम को बुलाता है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन मेरे पास रुको। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, उसकी सजा मुझे मिली है। मुझे अब सब ठीक करना है। गौतम सेठ के पास रुक जाता है। अब गौतम सेठ को घर ले जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं रहो और मेरे लीची के बाग की देखभाल करो, और तुम्हारा ये कुत्ता भी यहीं रह सकता है। ये सब सुनकर गौतम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं आपका और आपके बगीचे का पूरा ध्यान रखूंगा। अब गौतम सेठ के पास ही रहता है और उनकी पूरी देखभाल करता था। जब गौतम सेठ के बाग में काम करता था, उसका कुत्ता मोती सेठ के घर का ध्यान रखता था और कुछ समय बाद सेठ का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इधर लीची के पेड़ भी लीची से भर जाते हैं। ये लड़का बहुत मेहनती है। इसने बिना किसी स्वार्थ से मेरी मदद की और मेरे घर को और बाग को अपनी तरह संभाला है, और इसका कुत्ता पूरा दिन मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, जैसे मैं ही इसका मालिक हूँ। गौतम बाग में काम कर रहा था। तभी सेठ और उसका कुत्ता वहां आते हैं। अरे ये पेड़ तो पूरा सूखा हुआ था, लेकिन अब देखो कैसे लीची से भरा पड़ा है। सही कह रहे हो सेठ जी, मैं इसे काटने ही वाला था, लेकिन इसकी हरी शाखा देखकर मैंने इसे एक मौका दिया, और देखो आज कैसे लीचियों से ये पेड़ भरा हुआ है। हाँ, इसकी लीची भी सब पेड़ों से बड़ी और रसीली लग रही है। मैंने तुम्हें इस पेड़ को काटने को कहा था, लेकिन तुमने इसे नहीं काटा, इसको एक मौका दिया, और अब देखो एकदम जादुई लीची का पेड़ लग रहा है। सेठ अब बूढ़ा हो गया था और वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी गौतम के नाम कर देना चाहता था। देखो बेटा, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरा घर बार संभालो। साहब जी, आप ये क्या कह रहे हो? ये सब मैं नहीं कर सकता। गौतम बेटा, जितना तुमने मेरा इन 2 महीनों में ध्यान रखा है, उतना तो मेरे बेटे अगले जन्म तक भी नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, अब तुम ही यहाँ के मालिक हो। गौतम सेठ के पैर छूता है और सेठ गौतम को अपने गले लगा लेता है और वो सब खुशी से रहते हैं। हाय एवरीवन, आपको ये जादुई लीची की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूले। और हाँ, क्या लीची भी आपका फेवरेट फ्रूट है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।